नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 13वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 की घटना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन शब्दों को समझ लीजिए आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय पूर्वक यानी विनय पूर्वक किसी आज्ञा का पालन ना करना। अवज्ञा करता है आज्ञा का पालन ना करना। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक किसी आज्ञा का पालन ना करना। सामान्यतः हम देख सकते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की नौकरी हो या कुछ भी हो, उसमें हम कठोर रूप से उस चीज़ को मनाही कर देते हैं तो सामने से गुस्सा निकल के आता है। जो कि हम देख सकते हैं कि कोई पावरफुल व्यक्ति आपके सामने है और उससे आप सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ तरीके सही भी होते हैं, कुछ तरीके गलत भी होते हैं। अगर सही तरीके से आपको उससे विरोध जताना है तो इसका सबसे अच्छा अर्थ निकाला, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा यह आइडिया निकाला गया। इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आंदोलन को नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियां हैं उनकी हम अवज्ञा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे या उनसे अलगावपूर्ण वातावरण स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार हम इनके ऊपर दबाव बनाकर भारत की आज़ादी के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यानी विनय पूर्वक आज्ञा का पालन ना करना इस शब्द का अर्थ होता है और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सारी जानकारियों को हमने शब्दों में लिख चुके हैं और इनको आपको एक एक वर्ड से समझाने का प्रयास करेंगे। चूँकि जानकारियाँ यदि हम सीधे तौर पर बताते हैं उनमें बहुत सी बातें जो कि रह जाती हैं और मेरा यह उद्देश्य रहता है कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। एक छोटे छोटे से फैक्ट से लेकर जो भी जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित आपके पास जानकारी एवं उसके बारे में जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वह आप तक बनी रहे। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे इसके बारे में एक एक जानकारी को। सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांग पर अंग्रेजों की नकारात्मकता की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो कि ब्रिटिश शासन है उनके लिए जो भी भारत में शासन व्यवस्थाएं चल रही थी अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखते हैं। 11 सूत्रीय मांगों में भारत को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारतीय लोगों के लिए जो भारतीय नेता हुआ करते थे वह भारतीयों के लिए जो भी कार्य कर रहे थे उनके लिए उनके जो भी विचार थे उनको शामिल किया गया था। और इन 11 सूत्रीय मांगों पर ब्रिटिश सरकार की नकारात्मकता को देखते हुए गांधी जी इस पर एक प्रतिक्रिया देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। यानी यहाँ पर हमने समझा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है विनय पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन ना करना। इसके पीछे कारण यह था कि जो भी इनके द्वारा मांगे की जा रही थी उनका पालन नहीं किया जा रहा था। अतः अपनी बातों को मनवाने के लिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं या सहारा लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि इसके पहले हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। चोरा चोरी कांड के बाद उसको बंद कर दिया गया, फिर 6 वर्षों के उपरांत उसको फिर से प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के पश्चात एक लंबे समय अंतराल में अंग्रेजों द्वारा निरंतर भारतीयों का शोषण ने भी कांग्रेसी आंदोलन को प्रेरित किया। यानी हम देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो विफलता यहाँ पर निकल कर आई, जो कि जिस प्रकार असहयोग आंदोलन को यहाँ पर दबाया गया था और गांधी जी को एक निर्णय लेना पड़ा जिसके अनुसार उनको अपने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस लेना पड़ा था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका भारतीयों का जो शोषण होता है और कांग्रेसियों के आंदोलन के प्रति कांग्रेसी भी एक इस उम्मीद में थे कि कोई भी नया कुछ निकल कर आया जिससे फिर से भारत की जनता को एक सूत्र में बांधा जा सके। और हम देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की जाती है। दांडी यात्रा में हम देखते हैं कि नमक कानून तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है और
इसकी डेट आपको याद रखनी है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है तथा नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है। यानी जो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, लोगों के जो ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन न करना, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनकी सबसे पहले एक बात होती थी कि जो नमक था, जो कि हर एक व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है, ऐसा माना जाता है या स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आपका प्रत्येक दिन नमक का यूज़ करते हैं, उस पर टैक्स लिया जाता था। यहीं से इनकी अवज्ञा का पालन, जो कि सविनय पूर्वक अवज्ञा इनको करनी थी, तो यहाँ से इसका सूत्रपात 12 मार्च 1930 को किया जाता है। 1930 में ही 12 मार्च में इनके द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है और नमक पर कर न देने की बात यहाँ से प्रारंभ होती है और तीव्रता से संपूर्ण भारत में इसे प्रसारित किया जाता है। हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर नमक कानून तोड़ा जाता है। कुछ लोग, हम मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी घटना है, चूँकि मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से साझा नहीं होती है, अतः किसी भी प्रकार से एक आइकॉनिक तौर पर यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था। यानी अलग अलग देशों में जो भी यहाँ से समाचार पत्रों के अनुसार जो भी जानकारियाँ मिल रही थी, देश की जनता उसको फॉलो कर रही थी। इस आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन, यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल नमक कानून का ही उल्लंघन नहीं किया जा रहा था, इसके बैकग्राउंड में और भी चीज़ें चल रही थी। इनको हम देख सकते हैं अन्य कानून के उल्लंघन में भू राजस्व लगान, यानी भू राजस्व लगान को भी, अदायगी को भी यहाँ पर प्रतिबंधित किया जा रहा था। भारतीय लोगों के द्वारा भू राजस्व की लगान के बारे में भी, ना देने के बारे में भी विचार किया जा रहा था। अन्य करों की ना अदायगी, यानी अन्य करों को भी जो भी कर दिया करते थे उनकी ना अदायगी भी यहाँ से प्रारंभ की जा रही थी। और अदालतों का उल्लंघन, यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो अदालतें हुआ करती थी उनका उल्लंघन किया जा रहा था। विधान परिषद के चुनाव का विखंडन किया जा रहा था। सरकारी विद्यालयों, विदेशी वस्तुओं तथा वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था। सरकारी विद्यालय जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ओपन किए हुए थे, खोले गए थे, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और मद निषेध तथा नशीली वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना तथा व्यापक हड़तालें तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा था। यानी हम देख सकते हैं कि जो भी सरकारी रूप से जुड़े हुए संस्थान हैं, जो भी इनकी दुकानें हैं, उन पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया जा रहा था और जो भारतीय लोग उनमें शामिल थे वह विनयपूर्वक अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र तथा ब्रिटिश सेना व पुलिस में शामिल ना होना था। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह छावनियाँ हुआ करती थी, जो जिसमें कि भारतीय लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। अलग अलग स्थानों से यह छावनियाँ निकल कर आती थी जिनमें भारतीय लोग सैनिक के रूप में कार्य करते थे। वह भी इनसे अलग होने का प्रयास करते हैं। पुलिस में जो भी भारतीय थे वह भी शामिल ना होने का कार्य कर रहे थे। आगे देखते हैं। इस आंदोलन में उपर्युक्त कार्यक्रमों में भारत के सभी वर्गों ने बड़े उत्साह से सक्रिय योगदान लिया। महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त प्रांत तथा गुजरात में कर न अदा करने का अभियान चलाया गया। यानी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसको उत्साहपूर्ण, यानी यदि आप कोई स्टडी करते हैं उसको एन्जॉयमेंट के तरीके से करते हैं, यानी जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन को एक विस्तृत रूप में इसको मज़े लेकर कर रहे हैं, उसी प्रकार इस जो आंदोलन था इसको जो कि अहिंसात्मक तरीके से यह कार्य किया जा रहा था कि और उत्साह मनाकर इन चीज़ों का विरोध किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुजरात में कर न देने के लिए भी यहाँ पर अभियान चलाया गया। इस प्रकार के आंदोलन संपूर्ण भारत में प्रसारित हो गया। उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान साइड का एरिया होता है, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को चलाया। तो वहीं तमिलनाडु में हम देख सकते हैं कि राजगोपालाचार्य त्रिचनापल्ली ने वेदांत समुद्र तट की यात्रा करके सत्याग्रह किया। वहीं मणिपुर में नागा महिला गिड्डयालू, यानी यह एक बहुत प्रमुख महिला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका नाम आप याद रख सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर जो, या कि नागालैंड की जो महिला हुआ करती थी, महिला गिड्डयालू, इन्होंने अपने साथियों के साथ संपूर्ण समर्थन इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रदान किया। किसानों का लगान बंदी, तो वहीं बिहार में किसानों
के चौकीदार टैक्स ना अदायगी का आंदोलन चला गया। चौकीदार हुआ करते थे, उनके प्रति जो यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, जो कि ब्रिटिश शासन के अधिकारी हुआ करते थे, वह आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार यह आंदोलन संपूर्ण भारत में प्रसारित हो गया। यानी अब हमने स्पष्ट रूप से समझा कि इस आंदोलन की किस प्रकार व्यापकता थी, एक एक शब्द को समझा कि कहाँ से कौन निकल कर आया, किस तरीके की वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा था, किस प्रकार का आंदोलन चलाया जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आपको एक विशेष जानकारी प्राप्त होगी और आगे हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम समझेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को यह बातें खटकने लगी थी, अतः किस प्रकार इसको दबाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन अत्यंत उत्पीड़न तरीके से किया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यदि हम आंदोलन हथियारों के रूप में करते या सीधे तौर पर उनसे लड़ाई लेकर करते तो बहुत सी जन की हानि होती, हो सकता है कि लाठीचार्ज होता, गोलियां भी चलाई जाती और नरसंहार किए जाते। चूँकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, शांतिपूर्वक यानी विनयपूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था। इसके बाद भी इसकी व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का दमन करने के लिए उत्पीड़नकारी तरीकों का प्रयास किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1930 में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। 1930 का समय होता है। कांग्रेस जो कि ब्रिटिश सरकार में 1885 में ब्रिटिश सरकार के समर्थन से बनाई हुई संस्था थी, इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी हम मेन पॉइंट यहाँ पर समझे कि जो गांधी जी इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले निशाना इनके लिए बनाया, इनको बंदी कर लिया ताकि इस जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है उसकी व्यापकता को घटाया जा सके या इसको समाप्त किया जा सके। प्रेस पर प्रतिबंध, प्रदेश के द्वारा जो भी जानकारियां पब्लिश की जा रही थी, संपूर्ण देश में इसकी जानकारियां पब्लिश होने के कारण जनता का विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आ रहा था। अतः प्रेस पर जिस प्रकार प्रतिबंध लगाया जाता है और हम देख सकते हैं जिस समय आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर हुआ करता था, यानी अपनी पीक लेवल पर हुआ करता था, इस समय पर ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया। उस समय गांधी जी सहित कांग्रेसी नेताओं को मुक्त कर दिया गया। यानी हम देख सकते हैं कि जब जो कि यहाँ इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा था तो उस समय गांधी जी सहित कांग्रेसी नेताओं को मुक्त कर दिया गया। 5 मार्च 1931 का समय होता है और हम देखते हैं कि गांधी जी इरविन समझौता यहाँ पर होता है। यानी आप कोई भी युद्ध देखें या कोई भी आंदोलन देखें, लास्ट में जाकर बात क्या होती है कि दो लोगों के लिए जिनके अंतर संबंध या कोई भी विरोध चल रहे हैं, यानी हम देख सकते हैं कि जितने भी युद्ध हुए, यानी हम प्रथम विश्व युद्ध से बात ले लें, द्वितीय विश्व युद्ध से बात ले लें, या कई दो अन्य देशों के बीच में जो भी वॉर हुए, इनके बाद एक ट्रीटी, एक संधि हुआ करती है। अतः जो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको भी समाप्त करने के लिए इनके विरोधों को, अंतर विरोध की जो भावना पैदा हो रही थी, इससे एक ही देश में रहने वाले लोग, जो कि ब्रिटेन का यहाँ भी अभी गया नहीं था, इसको यह भी शासन चला रहा था और भारत के लिए कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा था, चाहे वो किसी भी तरीके से तो हों। अतः इन दोनों में तालमेल बैठाने के लिए यह संधि यहाँ पर की जाती है और संधि में हम देख सकते हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता है उसी के द्वारा अपनी शर्तें मनवा ली जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गांधी जी हुआ करते थे, इनकी आंदोलनकारी गतिविधियां जो कि स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव डाल रही थी, अतः इनकी बातों को यहाँ पर रखा गया और गांधी इरविन समझौता होता है। यहाँ पर एक ही भूल हो गई, चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी समय पर जो कि 3 भारतीयों के लिए, जिसमें कि भगत सिंह शामिल हुआ करते थे, उनको फांसी दी जानी थी और गांधी इरविन समझौते की इसी प्रकार आलोचना की जाती है कि सभी भी जो प्रिजनर्स जो भी यहाँ पर क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको आज़ाद किया जाता है, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में साथ दे रहे थे। और 1931 का सी समय होता है, इसकी यह कड़ी आलोचना इस प्रकार की जाती है कि इस समझौते के दौरान भगत सिंह के लिए वापस नहीं लाया गया और समझौते के साथ ही इसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी जो भी आंदोलन स्थगित कर दिया गया। परंतु 1930 में गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटने की निराशाजनक स्थिति में लौटने पर परिणाम स्वरूप पुनः आरंभ कर दिया गया।
यानी हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर समझौता हुआ था, और हम देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी द्वारा वहाँ की यात्रा की जाती है, वहाँ पर गांधी जी अपने बातों को रखते हैं और इनकी बातों की मनाही होने पर, यानी इनकी बातों को स्पष्ट रूप से समझा नहीं जाता, तो यह वापस आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं और जिसे अत्यंत कठोरतापूर्वक दबाते हुए सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंततः इस आंदोलन की तीव्रता में कमी आती गई और मई 1934 में कांग्रेस द्वारा सम्मेलन को वापस ले लिया गया, यानी 1934 तक यह जो आंदोलन चलता है, कहीं इसका ब्रॉड लेवल, पीक लेवल पर दिखाई देता है, कहीं छोटे छोटे स्तर पर। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि आज़ादी में इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि जिस तरह से विरोध किए जा रहे थे और ब्रिटिश सरकार का मनोबल तोड़ा जा रहा था, जो कि भारत में शासन व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने का था, वह एक विखंडित होता दिखाई दे रहा था। अतः इसके कुछ सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणामों हम देख सकते हैं कि 1931 में जो इरविन समझौता होता है, इसमें जो कि भगत सिंह हैं उनकी फांसी के बारे में ऐसी स्पष्ट बात, यानी जो कि ये एक परिणाम निकल कर आना था, वह निकल कर नहीं आता है। हालांकि इन सब बातों के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर में इससे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या गलतियां रहीं और किस प्रकार जो कि इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, और स्पष्ट रूप से इन सभी डिबेट के बारे में आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपसे केवल इसी बात में प्रश्न जो भी बनते हैं, जो कि यहाँ की परिस्थितियाँ थी, यहाँ की कुछ डेडलाइन को याद रखिए और किस प्रकार इस आंदोलन का विद्रोह किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।